हेलो दोस्तों, मैं दीपक शर्मा अचीवर्स करियर इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन चैनल पे आपका बहुत 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 स्वागत करता हूं। ठीक है, आज हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का अगला लेक्चर डिस्कस करने वाले हैं। लास्ट लेक्चर में हमने इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट के बारे में पढ़ा था। आज जो दो डेरिवेशन मैं करवाने वाला हूं या जितने भी आज डेरिवेशन करवाने वाला हूं, ये बोर्ड एग्जामिनेशन के अकॉर्डिंग मोस्ट जिसने जितने भी मोस्ट आप लगा सकते हो उतना आईएमपी है, तो उसको बहुत अच्छे से आपको प्रैक्टिस करनी है। सबसे पहले अपन डिस्कस कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एक्सियल पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल, यानी विद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, तो अब अपन बात कर रहे हैं विद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, यानी आपकी अक्षीय स्थिति पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी उसके बारे में डिस्कस करें। तो सबसे पहले आपको विद्युत द्विध्रुव को मानना पड़ेगा। ठीक है, तो माना कि एक विद्युत द्विध्रुव ए भी इस प्रकार लिया जाता है कि यह आवेश प्लस क्यू तथा माइनस क्यू से मिलकर बना है एवं इसकी लंबाई 2L है। इसके केंद्र से दोनों आवेशों को इसके केंद्र से दोनों आवेशों को जोड़ने वाली रेखा पर r दूरी पर एक बिंदु P लिया जाता है। इस स्थिति को अक्षीय स्थिति कहते हैं। इस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी। ठीक, तो हमने क्या किया, सबसे पहले एक विद्युत द्विध्रुव लिया ए बी। ठीक है, दो आवेशों से मिलकर बना एक प्लस क्यू और एक माइनस क्यू। इसकी जो लंबाई है वो कितनी है, 2L है। ठीक है, इसका केंद्र क्या मान लिया, O, तो ये कितनी हो जाएगी L, ये की कितनी हो जाएगी L। केंद्र से दोनों आवेशों को जोड़ने वाली रेखा पर किधर भी, उधर भी ले सकते हैं, इधर भी ले सकते हैं। तो दोनों आवेशों को जोड़ने वाली रेखा पर केंद्र से r दूरी पर एक बिंदु P लिया जाता है। इस स्थिति को क्या बोलते हैं, अक्षीय स्थिति बोलते हैं। इस बिंदु P पर आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है, तो A पर उपस्थित आवेश के कारण P पर
विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। तो E1 बराबर क्या हो जाएगा, तो यहां से क्या हो जाएगा, यहां से अपन बात कर रहे हैं इस पर, तो धनावेश है, धनावेश कारण विद्युत बल रेखाएं बाहर की तरफ जाती हैं, ये E1 बाहर की तरफ हो जाएगा। तो E1 बराबर क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन AP का स्क्वायर, जहां AP बराबर क्या हो जाएगा, OP माइनस OA, ठीक है। जो AP है वो क्या हो जाएगा, OP माइनस OA। तो AP बराबर क्या हो जाएगा, R माइनस L। तो E1 बराबर क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R माइनस L का होल स्क्वायर, ठीक है। अब B पर उपस्थित आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, V पर उपस्थित आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी, E2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन BP का स्क्वायर। सर आपने माइनस क्यों नहीं लिया, क्योंकि हम यहाँ पर डायरेक्शन ले लेंगे तो माइनस Q के कारण कहां पर आएगी, अंदर की तरफ। तो यहाँ पर जब डायरेक्शन ले लिया तो यहाँ पर केवल मैग्नीट्यूड अकेला लेते हैं। ये आपका क्या हो जाएगा, E2, ये आपका E1, ये आपका E2, ठीक है। अच्छा, जहां BP बराबर क्या हो जाएगा, OP प्लस OB, तो BP बराबर क्या हो जाएगा, R प्लस L। तो आपका E2 बराबर क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R प्लस L का होल स्क्वायर, ठीक है। चूंकि E1 तथा E2 की दिशा विपरीत है, अतः परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। तो क्या हो जाएगी आपकी, E बराबर हो जाएगा, ज्यादा में से कम को हटा दो, कौन ज्यादा है, जिसका डिनोमिनेटर छोटा है वो ज्यादा हो जाएगा, मतलब जिसका हर छोटा है वो ज्यादा हो जाएगा और जिसका हर बड़ा है वो कम हो जाएगा। तो E1 में से E2 को घटा देंगे तो आपका E बराबर क्या हो जाएगा, E1 माइनस E2। अच्छा, परिणामी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा भी इधर ही हो जाएगी, वो अपन बाद में डिस्कस करेंगे। तो अभी तो कितना हो गया, E बराबर E1 माइनस E2। अब क्या करेंगे, E1 और E2 का मान रख देंगे, ठीक है। E1 और E2 का मान रख देंगे, ठीक है। E1 तथा E2 का मान उपर्युक्त मतलब ऊपर वाले में, ठीक है। उपयुक्त अलग होता है, उपर्युक्त समीकरण में रखने पर क्या हो जाएगा, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R माइनस L का होल स्क्वायर माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R प्लस L का होल स्क्वायर। तो E बराबर यहां पर क्या हो जाएगा, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन आ जाएगा, बचेगा क्या, 1/R माइनस L का होल स्क्वायर माइनस 1/R प्लस L का होल स्क्वायर, ठीक है। ये E बराबर क्या हो जाएगा, Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा R प्लस L का होल स्क्वायर माइनस R माइनस L का होल स्क्वायर अपॉन R माइनस L का होल स्क्वायर इंटू R प्लस L का होल स्क्वायर, ठीक है। तो E बराबर क्या हो जाएगा, इसको अपन ओपन कर देते हैं। तो E बराबर क्या हो जाएगा, Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
ऊपर खोलेंगे तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो जाता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है, माइनस, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, a माइनस ए ऋण बी का पूर्ण वर्ग, पूर्ण वर्ग क्या होगा, सूत्र लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस 2rl, ठीक है, नीचे क्या होगा, नीचे ये हो जाएगा r माइनस एल इंटू आर प्लस एल पूरे का होल स्क्वायर, क्योंकि इस पे भी होल स्क्वायर, इस पे भी होल स्क्वायर, तो पूरे का होल स्क्वायर हो जाएगा। और सॉल्व करेंगे तो E बराबर क्या हो जाएगा, Q बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहां पर क्या बचेगा, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2rl माइनस आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2rl अपॉन ये हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला है। अच्छा, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट जाएगा, एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कट जाएगा, ठीक है, ये दोनों जुड़ जाएंगे, तो E बराबर क्या हो जाएगा, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2rl क्या हो जाएगा, 4rl बटे आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, इसको तोड़ देंगे तो E बराबर Q इंटू 2l इंटू 2r, तो 4rl हो जाएगा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, जहां Q इंटू 2l क्या होता है, P डाइपोल मूवमेंट या इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट, ठीक है, तो E बराबर क्या हो जाएगा, 2pr, ये P हो गया 2pr अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो ये आपका फॉर्मूला हो गया, ठीक है। अब इसी में केस आता है, ये हटा देता हूं, इसी में केस आता है, यदि L R से बहुत छोटा हो तो L स्क्वायर को नगण्य मान लिया जाएगा, ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, आपका L क्या है, देखो आपको पहले ही पता है कि जो आदर्श विद्युत द्विध्रुव होता है वो किस आकार का होता है, बिंदु आकार का, मतलब उसकी लंबाई ना के बराबर होती है, तो L तो लंबाई का आधा है, तो वो भी क्या हो जाएगा, ना के बराबर हो जाएगा, तो L स्क्वायर को क्या कर देंगे, नगण्य कर देंगे, तो आपका E बराबर अब क्या हो जाएगा, 2p r बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर का स्क्वायर यानी r की पावर 4, ठीक है, एक r से एक r कैंसिल हो जाएगा, तो E बराबर 2p अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब, ठीक है। अच्छा, बिंदु आवेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पड़ी थी, ये इधर बता रहा हूं, वो क्या थी, आर स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती थी, किसके कारण, बिंदु आवेश के कारण। अब अपन बात कर रहे हैं कि द्विध्रुव के कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है E, वो आर क्यू के व्युत्क्रमानुपाती है, किसके, आर क्यू के व्युत्क्रमानुपाती। तो अगर मैं ग्राफ बनाता हूं E और R के बीच में, तो इस तरह से आएगा, R बढ़ाने पे E कम हो जाएगा। और एक चीज और आपको याद रखनी, क्या याद रखनी है कि अक्षीय स्थिति पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा, विद्युत क्षेत्र की दिशा द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा में होगी, ठीक है। मैंने डायग्राम हटा दिया, आप समझ लो क्या है, द्विध्रुव आघूर्ण क्या हो रहा था, माइनस क्यू से प्लस क्यू की ओर, ठीक है, और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी इधर जा रही थी, ठीक है, तो आपकी इन दोनों की दिशा समान होती है। तो अक्षीय स्थिति पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा क्या होती है, द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा में होती है, ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है।
ठीक है। बाकी आप याद रखना, ये मोस्ट 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 आईएमपी डेरिवेशन है, इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना है, ठीक है। अब अपन बात करते हैं, ये हो गया बिल्कुल अच्छे से आपने लिख लिया। अब अपन बात करते हैं विद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। अगली हेडिंग जो आएगी वो आएगी विद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। तो अगला डेरिवेशन है आपका विद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। अब वही करना है जो मानते हैं, माना कि एक विद्युत द्विध्रुव ए बी इस प्रकार लिया जाता है, कि वह आवेश प्लस Q तथा माइनस Q से मिलकर बना है एवं जिसकी लंबाई 2L है। इसके लंब समद्विभाजक पर केंद्र से r दूरी पर एक बिंदु P लिया जाता है। इस स्थिति को निरक्षीय स्थिति कहा जाता है, जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, ठीक है। तो हमने क्या लिया, एक विद्युत द्विध्रुव लिया ए बी, ये ए ये बी, दो आवेशों से मिलकर बना है, एक प्लस Q और एक माइनस Q, ठीक है। ये इसका केंद्र हो गया O, इसकी लंबाई कितनी है 2L है, ठीक है। केंद्र से ये दूरी कितनी हो जाएगी L, और ये दूरी भी क्या हो जाएगी L। ये क्या हो जाएगा, इसका लंब समद्विभाजक हो जाएगा। अब केंद्र से R दूरी पर एक बिंदु क्या लिया जाता है, P लिया जाता है। यहाँ पर बिंदु P ले लिया, जहां पर आपको क्या करना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, ठीक है। अब धनावेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी, इधर हो जाएगी E1। ऋण आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इधर हो जाएगी E2। ये L है, ये R है, तो आधार और लंब समान है, तो कर्ण भी क्या हो जाएंगे, समान हो जाएंगे, ठीक है। तो अब अपन बात करते हैं बिंदु A पर उपस्थित आवेश के कारण P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता
विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी? E1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन AP का स्क्वायर। ठीक है, बिंदु B पर उपस्थित आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी? E2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दिशा ले चुके हैं तो केवल परिमाण लेंगे तो Q/BP का स्क्वायर, जहां AP बराबर BP बराबर X, यहां पर AP बराबर BP बराबर क्या हो जाएगा? X हो जाएगा। तो E1 बराबर E2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन X स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब ये अपन कोण मानते हैं थीटा, तो ये भी क्या हो जाएगा? थीटा। यहां पर आपका एक समांतर रेखा खींचते हैं इसके द्विध्रुव के, तो ये भी थीटा, संगत कोण हो गए, ये भी थीटा, अंतर एकांतर कोण हो गए। अब E1 और E2 को दो घटकों में विभाजित किया जाता है। अब E1 तथा E2 को E1 साइन थीटा कॉमा E1 कॉस थीटा तथा E2 साइन थीटा कॉमा E2 कॉस थीटा में वियोजित किया जाता है जिसमें E1 साइन थीटा तथा E2 साइन थीटा विपरीत दिशा में होने के कारण संतुलित हो जाते हैं जबकि E1 cos थीटा तथा E2 cos थीटा की दिशा समान होने के कारण वह जुड़ जाते हैं। ठीक है, क्या है ये? E1 और E2 को रिजॉल्व करो तो E1 के दो कंपोनेंट होंगे, एक E1 साइन थीटा, इधर हो जाएगा E1 कॉस थीटा, इधर हो जाएगा E2 साइन थीटा और इधर E2 कॉस थीटा। तो ये E1 और E2 तो वैसे ही बराबर है, इनकी दिशा क्या है? विपरीत है, तो ये दोनों संतुलित हो जाएंगे, एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। लेकिन इनकी दिशा समान है तो ये क्या हो जाएंगे? जुड़ जाएंगे। तो अतः परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी हो जाएगी? E बराबर E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। अच्छा, E2 और E1 बराबर है तो E बराबर ट्वाइस ऑफ E1 cos थीटा। E1 का मान रख दो तो E बराबर 2Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट X स्क्वायर इंटू cos थीटा। ठीक है, अब त्रिभुज AOP में तो ये रहा AOP। ठीक है, cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा? cos थीटा बराबर हो जाएगा आपका AO अपॉन AP। cos थीटा बराबर क्या होता है? आधार बटे कर्ण, तो आधार क्या हो गया? AO, कर्ण क्या हो गया? AP। ठीक है, तो cos थीटा हो गया। अब इसको और हल करते हैं
इसको और हल करेंगे तो आपका cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा, ये समीकरण 1 मान लेना, ठीक है। cos थीटा बराबर L बटे x, ठीक है। cos थीटा का मान समीकरण 1 में रखने पर क्या हो जाएगा, E बराबर 2q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स स्क्वायर इंटू एल बटे एक्स। तो E बराबर क्या हो जाएगा, q इंटू 2l अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स क्यू। अच्छा, q इंटू 2l क्या होता है, जहां q इंटू 2l बराबर क्या हो जाएगा p, तो E बराबर p बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स क्यू। आर क्यू नहीं आया, अभी एक्स क्यू आया है, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय से त्रिभुज ए ओ पी में पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा, एपी का स्क्वायर बराबर ओपी का स्क्वायर प्लस ओ ए का स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो एक्स बराबर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की घात 1/2। अब इसका मान यहां पर रख दो, इसका मान यहां पर रख दो। डायग्राम हटा रहा हूं, बस ये याद रखना द्विध्रुव आघूर्ण इधर है और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इधर जा रही है, तो इन दोनों की दिशा क्या होती है, विपरीत होती है, ये याद रखना। बाकी अब मैं हटा रहा हूं, ठीक है। तो ये x का मान आ गया, ठीक है। तो E बराबर क्या हो जाएगा, तो E बराबर हो जाएगा P बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की घात 3/2। 3 घात थी और 1/2, तो 3/2 हो जाएगी, ये अपना सूत्र हो जाएगा, ठीक है। यदि L R से बहुत छोटा हो तो L स्क्वायर को नगण्य मान लिया जाएगा, ठीक है। तो एल स्क्वायर को नगण्य मान लो, तो एल स्क्वायर क्या हो जाएगा, हट जाएगा। तो ई बराबर क्या आएगा, पी बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एल स्क्वायर हटा दिया, क्या बचा, आर स्क्वायर की घात 3/2। इससे ये कैंसिल हो जाएगी। तो ई बराबर पी बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब हो जाएगा। तो ये आपके विद्युत द्विध्रुव पर निरक्षीय स्थिति पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो जाती। तो अगर मैं E की बात करूं तो यहां पर भी E आर क्यू के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो चाहे अक्षीय स्थिति हो चाहे निरक्षीय स्थिति हो, विद्युत द्विध्रुव के कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो आर क्यू के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो अगर मैं ग्राफ बनाता हूं किसमें, E और R के साथ, ठीक है, E और R के साथ अगर मैं ग्राफ बनाता हूं तो आपका क्या हो जाएगा, ये आपका E हो जाएगा यहां पर और ये R हो जाएगा। तो R बढ़ाने पे E क्या होता जाएगा, कम होता चला जाएगा, ठीक है। अच्छा, और क्या हुआ, निरक्षीय स्थिति पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के विपरीत होती है, ठीक है। अच्छा, ये निरक्षीय स्थिति है, तो E नॉन एक्सियल बराबर P बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यू। अच्छा, इसमें दोनों तरफ 2 का गुणा करता हूं तो 2E नॉन एक्सियल बराबर 2P अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यू, यानी ये क्या हो गई, E एक्सियल, ठीक है। तो यहां से क्या संबंध मिला, E एक्सियल बराबर ट्वाइस ऑफ E नॉन एक्सियल,
यानी अक्षीय स्थिति पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो निरक्षीय स्थिति की विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दोगुनी होती है। तो ई एक्सियल, ई अक्षीय बटे ई नॉन एक्सियल बराबर 2/1 या ई नॉन एक्सियल बटे ई एक्सियल बराबर 1/2। हाँ, ये न्यूमेरिकली तो बराबर होती है, लेकिन सदिश अगर लगा देंगे तो दिशा क्या होती है, विपरीत होती है। तो सदिश में ई अक्षीय सदिश बराबर -2 ई नॉन एक्सियल यानी निरक्षीय सदिश। तो उसमें जब सदिश लगाओ तो माइनस साइन होना जरूरी है, और सदिश नहीं लगाया है तो ये भी आपका संबंध होता है जो आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। तो अभी हमने क्या डिस्कस किया, अभी हमने डिस्कस किया कि विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है, वो आर पर किस प्रकार निर्भर करती है, उसकी दिशा क्या होती है। दूसरा हमने डिस्कस किया कि विद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है, उसकी दिशा किधर होती है, और ई अक्षीय और ई निरक्षीय में संबंध हमने डिस्कस किया। ये दोनों ही बोर्ड के अकॉर्डिंग बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बोर्ड में पूछे जाते हैं, इनको बहुत अच्छे से आपको प्रैक्टिस करना है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही करूंगा, क्योंकि ज्यादा भारी नहीं करवा रहा हूँ, धीरे धीरे अपन चलेंगे कि आगे आराम से पढ़ सकें। लेकिन जितना मैं रोज पढ़ा रहा हूँ वो आपको रोज खत्म करना है। ऐसा नहीं कि आप बाद में वर्णन कर लो कि एक चैप्टर तो पढ़ लिया, आराम कर लिया। जब हम आराम नहीं कर पा रहे हैं तो तुमको भी आराम बिल्कुल नहीं करना है, मेहनत करनी है, तब जाके आपको ये क्वेश्चन बनेंगे। इनके 2 से 3 बार प्रैक्टिस करनी है, तो कोशिश करते रहिए। अगर कोई दिक्कत आती है तो बिल्कुल संपर्क में बने रहिए। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।